हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16। और हम ये चैप्टर्स इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पिछले 5 सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो आप आसानी से एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, ठीक है। और जिसने इसके पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, मैंने उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाके जल्दी से देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट, जो कि ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल में जाके, उसको हम किस तरीके से सेटल करें, ठीक है। जो धोखा देती है वो कहलाती है डिपेंडेंट पार्टी, और जो जिसको धोखा मिला है उसको कहेंगे हम प्लेंटिव पार्टी, ठीक है। आपको ये दोनों बात याद रखनी है। जो धोखा देगी वो कौन सी पार्टी होगी? डिपेंडेंट पार्टी। और जिसको धोखा मिला है वो होगी हमारी प्लेंटिव पार्टी, ठीक है। और जो इंपोर्ट करते हैं हम, एक्सपोर्ट करते टाइम जो भी धोखा मिलता है, ठीक है, उसको हमें सेटल करना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न कॉन्टैक्ट करवाना पड़ेगा, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एरिया और स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है। क्या एरिया रहता है उसका, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिव पार्टीज डू नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। इसमें कहा गया है जब जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो फुलफिल नहीं करती जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वो ऑब्लिगेशंस को, ठीक है। मतलब वो ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है उसको फुलफिल नहीं करती, तो तभी क्या होते हैं? डिस्प्यूट्स होते हैं। व्हेन गुड्स आर नॉट सप्लाइड विद स्टिपुलेटेड टाइम, जब जो गुड्स हैं वो टाइम पे नहीं पहुंचते तभी क्या होता है? डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है। मतलब उसकी कोई वैल्यू भी रह जाती है। अगर आपका एग्ज़ाम आज है और आपको नोट्स भी आज ही चाहिए हैं या इससे पहले चाहिए, मैं एग्ज़ाम के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ, तो वो हेल्पफुल होंगे? नहीं होंगे। तो ये भी क्या एक डिस्प्यूट है। When the supplier finds it difficult to supply goods due to राइज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें बताया गया है जब एक सप्लायर मतलब उसको मुश्किल लगता है सप्लाई करना गुड्स को, क्योंकि जो प्राइस है रॉ मटेरियल के वो इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो वो सप्लाई कैसे करेगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है? डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। When the seller faces unusual circumstances like strike, लॉकडाउन, जब जो सेलर है अगर कोई स्ट्राइक हो रही है, कोई लॉकडाउन हो रही है, तो वो आपको वो चीज़ पहुंचा तो नहीं पहुंचा सकता, तो इससे भी क्या होते हैं? ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं। When the buyer refuses to pay or make delay in payment, जब कोई बायर है, अगर आप उसको आज ये गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हो और वो कहता है कि भाई मैं आपके पैसे कल दे दूंगा, ठीक है, तो आप सोच लेते कोई बात नहीं भाई कल दे देगा, ठीक है। तो अब कल वो दुकान पे आता है, कल भी कुछ सामान लेता है, तो कहता है कि रजिस्टर में लिख लो मैं आपको कल दे दूंगा। तो इस तरीके से वो 3-4 महीने हो जाते हैं ऐसे लटका के रख रहा है, तो इससे भी क्या होते हैं? डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। व्हेन द गुड्स सप्लाइड आर नॉट इन गुड कंडीशन और इन्फीरियर क्वालिटी, इसमें बताया गया जो अगर आप कुछ भी गुड्स हैं उनको सेल कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इससे भी क्या होगा? डिस्प्यूट्स होगा। व्हेन द बायर अवॉइड्स द पोजेशन ऑफ गुड्स ड्यू टू चेंज इन डिमांड, जब कोई बायर है वो क्या करता है? एक पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, वो कहता है कि भाई मेरे गुड्स नहीं है ये, ठीक है। मतलब गुड्स ले भी लेता है और मना भी कर देता है कि मेरे नहीं है, मैंने नहीं मंगवाए, ठीक है। तो मतलब पैसे देने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है? डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? रिटर्न कॉन्टैक्ट करवा लेना चाहिए पहले ही, ओके। रिटर्न कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। जो कोई कॉन्टैक्ट तोड़ता है तो ये डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। अब देखते हैं मेथड किस तरीके से हम जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल कर सकते हैं। तो है 3 मेथड, ठीक है। कौन कौन से हैं? लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन। तो फर्स्ट क्या है इसमें? लिटिगेशन देखो क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ डिस्प्यूट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको कोर्ट तक लेके जाया जाता है, ठीक है।
इफ द पार्टीज इफ आएगा यहाँ पे, इफ द पार्टीज फेल टू सेटल अ डिस्प्यूट दे अपील इन अ कोर्ट। अगर जो पार्टीज हैं, दो पार्टी हैं, ठीक है, वो मतलब कि डिस्प्यूट्स उन पे सेटल नहीं हो रहा तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट में अपील करेंगी। इन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होता है उसमें क्या करते हैं, द पार्टीज विच कम इन जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट कैन फाइल अ शूट। It is in fact a complex process and traders generally avoid the process. This process has few drawbacks, जो कि नीचे दिए गए हैं वो देखते हैं क्या है क्या नहीं। एक मिनट मैं आपको दोबारा बताती हूँ ये क्या है, इसमें क्या नहीं, फिर हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोर्ट को इंक्लूड किया जाता है और कोर्ट क्या करता है भाई, एविडेंस मांगता है, ठीक है, कि तभी वो कुछ डिसाइड कर पाएगा ना। और ये मतलब क्या है, फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है और जो स्टार्टिंग है और जो ख़त्म एंडिंग है वो भी कौन डिसाइड करेगा, ये कोर्ट ही डिसाइड करता है। ओके, तो अब देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसमें। कोर्ट प्रोसेसिंग आर स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, जो कोर्ट की प्रोसेसिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और स्लो भी है और इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। जो टाइम है, देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या रखा है, द टाइम एंड द डेट ऑफ हायरिंग, जो हियरिंग है वो भी स्टेबल नहीं होती। अगर मान लें कि आज इस पार्टी को टाइम है, दूसरी पार्टी को टाइम नहीं है, तो क्या स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और उसमें जो लॉयर हैं उसको भी हमें ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। और ये जो गुडविल है कंपनी की, जो क्या गुडविल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी रेपुटेशन है कंपनी की, वो भी इफेक्ट होने के वो चांसेस रहते हैं। जो भी बिजनेस का जो सीक्रेट है वो भी डिस्क्लोज होने के, मतलब कि भाई किसी को बाहर पता चल जाए तो उसके भी बहुत सारे चांस होते हैं। इट डेवलप्स बिटरनेस बिटवीन, और जो दो पार्टीज हैं उनके बीच में भी क्या होती है, कड़वापन पैदा होती है, कड़वाहटपन पैदा हो जाती है और जो उनके रिलेशनशिप है वो भी इफेक्ट होते हैं। ओके, तो ये था हमारा लिटिगेशन। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होता क्या है, it is an written contract about a dispute submitted by the party to an arbitrator who may be appointed by the parties or any third party. In this process, disputes are settled outside the court. Parties voluntarily appoint an arbitrator to settle the current or the future dispute. देखो इसमें क्या बताया गया है, एक अथोराइज पर्सन होता है, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया जाता है, मतलब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती। दोनों पार्टीज क्या करती हैं, एक अथोराइज पर्सन को अपॉइंट कर लेती हैं जो कि इसके डिस्प्यूट को सोल्व करता है और जो भी वो डिस्प्यूट, जो भी वो सॉल्यूशन देगा या मतलब जो भी वो सुझाव देगा वो दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है। और जो पर्सन है ना, जो अथोराइज पर्सन है, उसी को आर्बिट्रेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि गांव में पंचायत करवाते हैं, ठीक है, मतलब किसी दो फैमिली उनकी लड़ाई हो जाती है तो वो क्या करते हैं भाई, उन पर अगर वो मैटर सोल्व नहीं हो रहा है तो या तो वो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे, और या मतलब कि जो भी उनके जो कुनबा होता है, ठीक है, जो हेड होता है उसके पास जाएंगे। अगर वो फिर भी उनसे सोल्व नहीं हो रहा तो वो पंचायत करवाते हैं और सरपंच का सुझाव लेते हैं, ठीक है, कि भाई सरपंच साहब जो भी डिसीजन देगा वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस को, ठीक है। और फिर इसमें क्या बताया गया नीचे, इसके ड्रॉबैक्स एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इसमें एडवांटेजेस क्या है, डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड क्विकली, जो डिस्प्यूट है वो इजीली सॉल्व हो जाता है और ना ही ज़्यादा पैसे लगते हैं और ना ही गुडविल ख़राब होने के चांस रहते हैं और ना जो सीक्रेट है वो भी ओपन होने के चांस नहीं रहते हैं और ये फ्लेक्सिबल होता है और जो टाइम है और जो प्लेस है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब थोड़ा सा और सुन लो इसके बारे में क्या है। ये एक मतलब कि जो आर्बिट्रेटर है ना वो एक प्राइवेट जज की तरह होता है, ठीक है, पर वो एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जिसे फॉरेन की भी नॉलेज होती है और जिसे होम कंट्री की भी, दोनों की नॉलेज होती है। तो तभी वो क्या करता है, इस जो डिस्प्यूट है उसको सोल्व कर पाता है। ओके, तो ये था हमारा आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉन्शियसलेशन। तो इससे पहले हम करेंगे एडीआर। एडीआर क्या होता है, ठीक है, ये पहले समझेंगे। देखो एडीआर क्या होता है, एडीआर का मतलब है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, ठीक है। इसमें बताया कि जो थर्ड पार्टी के थ्रू रिसोल्व किया जाता है डिस्प्यूट को, पर इसमें हाँ ठीक है, थर्ड पार्टी के थ्रू डिस्प्यूट को सोल्व किया जाता है। ये था एडीआर में। कॉन्सिलेशन में क्या है, इसमें एक ही डिफरेंस है, ठीक है। देखो ये फ्लेक्सिबल होता है, लेस फॉर्मल होता है और इसमें
इसमें जो डिसीजन मानना इतना ज़रूरी नहीं होता है, मतलब कि मानो या ना मानो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो कि था आर्बिट्रेटर में था, आर्बिट्रेटर में क्या था कि भाई जो डिसीजन लिया जाएगा, जो भी एक्सपर्ट है, जो भी आर्बिट्रेटर है, उसका मतलब कि इम्पोर्टेंट होता था, ठीक है, मतलब मानना ही मानना है। पर जो कंसिलेशन है इसमें मानो या ना मानो इतना कुछ नहीं है, और ये लेस फॉर्मल रहता है किससे, आर्बिट्रेटर से, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कॉस्ट भी कम लगती है। देखो मैं बताती हूँ कैसे है इसका। जैसे कि देखो इसमें हमने सरपंच को लिया था, जो भी सरपंच का डिसीजन है वो मानना जरूरी होता है ना, ठीक है। अगर कोई घर का मेंबर है भाई, उसका डिसीजन मानो या ना मानो वो उनकी मर्जी है, ठीक है, वो किस में आएगा, वो कॉन्सिलेशन में आएगा। ओके, आर्बिट्रेटर, ठीक है, ये था इसका आर्बिट्रेटर का, नहीं कॉन्सिलेशन का। ओके, अब देखते हैं मेथड ऑफ एडीआर। देखो इसमें क्या है, 3 मेथड थे। एक तो ये था नेगोशिएशन, मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब सेम होता है, इसमें मैंने पहले बता दिया आपको, इसमें एक मीडिएटर हो जाता है और इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। ओके, इसमें वो दोनों ही होते हैं, दोनों अपने आप में सोल्व करते हैं। अब देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये क्या होता है। इट कंटेन्स रूल्स रेगुलेटिंग इट कंटेन्स रूल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। ये इसमें क्या होता है कि रूल्स होते हैं जो कि रिलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ये जो कि इंडिया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इसके अंदर आते हैं। दिस एक्ट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, और जो ये एक्ट है ये बेस होता है जो कि प्रिंसिपल होते हैं इंग्लिश कॉमन लॉ के उस पर, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट इन इंडिया, जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में ये सभी में एप्लीकेबल होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय द लॉ, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये एक एग्रीमेंट की तरह होता है जो कि एनफोर्स किया जाता है लॉ के द्वारा। द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका सेक्शन क्या है, इसका सेक्शन है 266 सेक्शन। ओके, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में क्या आएगा, पहले पार्ट में आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सेकंड में क्या आएगा, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एटसेट्रा, गारंटी एजेंसीज, ये आते हैं सेकंड पार्ट में। अब देखते हैं मेजर इशू इन सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स। देखो इसमें क्या है, एप्लीकेबल सब्सटेंटिव लॉ। देखो इसमें है एप्लीकेबल सब्सटेंटिव लॉ, इसमें बताया गया है किसी भी एक कंट्री के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनके बेस पे बनाना पड़ता है ये, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब होता है कि भाई जो लॉ है, ठीक है, जो हम मूल लॉ मान रहे हैं वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। देखो भाई जो डिस्प्यूट्स हैं वो एक तो कंपनी है भाई मान लो कि अमेरिका की और एक कंपनी है इंडिया की, उनके बीच में कुछ भी डिस्प्यूट्स हो जाता है तो ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा, अब कौन सी कंट्री के लॉ को मान रहे हो, अमेरिका का या इंडिया के, ठीक है। अगर अब इन दोनों के नहीं लॉ को नहीं मान रहे, कोई तीसरी कंट्री उसके लॉ के मान रहे हो तो वो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसमें सब कुछ डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री के लॉ को मानते हो, कौन सी के जो एक्सपोर्ट है उसकी कंट्री के लॉ को मान रहे हो, जो इम्पोर्टर है उसकी कंट्री के लॉ को मान रहे हो, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स हों, ठीक है, उस हम लॉ को चेक करके आपके मतलब कि कौन धोखेबाज है कौन धोखेबाज नहीं है उसका पता लगा सके, ठीक है। ये था इसमें। अगर अब है सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, जब हमने मूल लॉ को बेस बना लिया है तो उसके बाद आता है जुरिडिक्शन और फोरम। इसमें बताया जाता है कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो प्लेस भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कहाँ पे जाके हमें जो सुझाव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लेस डिसाइड किया जाता है कहाँ पर सुनवाई होगी। जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट मैंने क्या बताया था, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसने धोखा दिया है वो होती है डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट पर्सन है उसके एसेट्स कहाँ हैं, ठीक है, जहाँ पे उसके एसेट्स होगी तो हम वहीं के कोर्ट में जाके केस करेंगे ताकि जो वो वहाँ से भुगतान कर सके। ओके, तो ये था जुरिडिक्शन में। नेक्स्ट वन इज वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। इसमें बताया गया जो दोनों पार्टी हैं वो मिलकर प्लेस को डिसाइड कर सकती हैं, ठीक है, इसमें ये था। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेबल प्रोसीजर लॉ।
इसमें मतलब कि अप्लाई कर देंगे, जो भी सब कुछ हमने डिसाइड किया है उसको अप्लाई करना। नेक्स्ट वन इज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में क्या बताया गया है, जो भी आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया है वो देखना होगा हमें, ठीक है। जो भी आर्बिट्रेशन डिसीजन दिया है वो देखना पड़ता है कि दोनों कंट्रीज़ के लिए हेल्पफुल है या नहीं। उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से मतलब कि कुछ वो तो नहीं है कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को हानि पहुंचाए, ठीक है। तो ये पांचों के पांच हो गए हैं हमारे। पहले में हम एक किसी भी कंट्री के लॉ को मानेंगे, ताकि कुछ भी डिस्प्यूट्स हो जाता है तो हम उसके लॉ को लेके चले कि भाई, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी कंपनी है, कौन सी कंट्री की जो कंपनी है कौन सी गुनहगार है, ठीक है। अगर फिर ये पता चल जाएगा तो हम प्लेस डिसाइड करेंगे, ठीक है। जहाँ पर जो जिसने धोखा दिया उसके एसेट्स को देखेंगे भाई कहाँ उसके एसेट्स है, तो वहाँ उसकी कोर्ट में जाके हम केस करेंगे। वेन्यू में बताया गया है कि दोनों कंपनियां, दोनों कंट्रीज़ की जो कंपनी है, दोनों पार्टीज हैं, वो दोनों प्लेस डिसाइड करती है। एप्लीकेबल में जो भी हमने सब कुछ किया है उसको अप्लाई करना। और इसमें रिकॉग्निशन में क्या है कि जो आर्बिट्रेटर डिसीजन लेगा वो कोई सी कंपनी के लिए, जो दोनों कंपनी है उनके लिए हेल्पफुल तो है, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को हानि तो नहीं पहुँचा रहा, ठीक है। तो इसमें ये देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है इसमें वो देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें रोल ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स। ICC भी बोलते हैं इसको। देखो ये होता क्या है, देखो इसका फ्रेमवर्क ये रहता है। इसके अंदर आते हैं 8 वाइस चेयरमैन आते हैं, एक टेक्निकल एडवाइजर आता है और एक सेक्रेटरी जनरल आता है। अब देखते हैं ये होता क्या है भाई। The International Chamber of Commerce aims to foster international trade and commerce, to promote and protect open market of goods and services and the free flow of capital। देखो इसमें बताया गया जो ICC है वो एनकरेज करती है कि इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है, मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती है वो, और जो कॉमर्स है कॉमर्स को भी प्रमोट करती है और प्रोटेक्ट करती है ओपन मार्केट के गुड्स एंड सर्विसेज को, जो फ्री फ्लो है कैपिटल का वो चलता रहे। जो ICC है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, द ICC परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ बिजनेसेस इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल्स, डिस्प्यूट रेगुलेशंस, रिजोल्यूशन, पॉलिसी, एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग। इसमें बताया गया है जो ICC है वो परफॉर्म करती है बहुत सारे फंक्शंस को बिजनेस के, जिसमें इंक्लूड किया जाता है रूल्स और डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ओके। नेक्स्ट इसमें जो ICC है वो वास्ट नेटवर्क होती है ऑफ कमेटी का, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क होती है। इसमें बहुत सारी कमेटी को इंक्लूड किया जाता है और जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास फुल रेंज रहती है बिजनेस की, बिजनेस सेक्टर्स की, मतलब कि वो भी एक्सपर्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। और जो इशू है वो कंपनी को किसी भी तरह से इफेक्ट ना करे, उसको रिसोल्व किया जा सके, ठीक है। ICC मेंटेन करता है कॉन्टैक्ट विद द यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, द अदर इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी, मतलब कि सभी को मेंटेन करता है ये, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो इसमें डिस्प्यूट को सोल्व करना, जो इन्वेस्टमेंट उसको प्रमोट करना, जो डिस्प्यूट है उनको सोल्व करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी सोल्व करना, इकोनॉमिक रिसर्च और एनालिसिस करना, सस्टेनेबल की डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। ICC पढ़ लिया हमने। देखो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है इसमें वही ट्रेड डिस्प्यूट्स टाइप्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और मेजर सेटलमेंट्स पढ़ी है और ICC पढ़ा है और उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, ठीक है। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी आप जाके चैनल पे जाके देख सकते हो। पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। आपका एग्ज़ाम क्लियर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।